Assalamu alaikum. Dear students, teachers and all other people who are watching this channel of mine and this video of mine, I am Adnan Gujar from GEL English Grammar पाकिस्तान। जहाँ पर लास्ट टॉपिक आपको छुड़वाया गया था वहीं पे मैंने व्हाइट बोर्ड को एज इट इज रखा है। हमने लास्ट टाइम आपको कहा था कि हमने किस चीज के बारे में पढ़ना है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो के एंड में मैंने आपको बता दिया कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हेडिंग बनाएं। हेडिंग है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जी हाँ, ये भी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये एक सीक्वेंस है, दिस आएगा इसमें, उसके बाद हम यूज करेंगे इट, IT इट, और लास्ट में जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था वो था देयर। वो हमारा लास्ट में इसका यूज हम करेंगे। तो पहले आप लिख लें इसको। पहले दिस आएगा, उसके बाद दिस का यूज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इट का यूज पढ़ेंगे, उसके बाद देयर का यूज पढ़ेंगे। ये एक सीक्वेंस से होगा, एक सिस्टमैटिक वे से कोई भी चीज होती है। देखिए किसी भी चीज को सीखने का एक सेटअप और तरीकाकार होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको सीखते हैं। और इंग्लिश आपने सीखनी, मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट करवाया। इंग्लिश अल्फाबेट से बचे नहीं थे, लेकिन मुझे पता है कि आपकी बेस कमजोर है। यहाँ पर एक और बात इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ टीचर्स। टीचर्स की दो अक़साम होती हैं बेटा, पाकिस्तान में हो कहीं भी हो, स्पेशली पाकिस्तान की बात करूंगा। हमारे जो मेजॉरिटी टीचर्स की है, टीचर होता है माली की तरह और आप लोग होते हैं पौधे की तरह। इज दैट क्लियर? अब आप हैं पौधे, दो तरह के माली हैं टीचर्स, क्योंकि वो एक लैडर का काम करता है, खुद तो बेचारा खड़ा रहता है, लेकिन आप उस सीढ़ी पे चढ़कर उस सीढ़ी के जरिया से अपनी जिंदगी की कामयाबियों को अचीव करते हैं। तो टीचर्स माली दो तरह के होते हैं। एक है माली, वो आता है पानी की बकेट इसके सर के ऊपर उड़ेल देता है, इस चीज के सर के ऊपर। और एक माली है जो इसकी जड़ के अंदर पानी देता है, उसकी गोडी वगैरह जिसे हम कहते हैं डिगिंग, उसकी गोडी वगैरह करता है, वो इसको पानी देता है। लेकिन ये है, ये इसके सर पर और यहाँ पर नीचे पानी दिया जा रहा है। तो मुझे एक बात जरूर बताइएगा, बल्कि आप इस बात से एग्री करेंगे कि जो एक हवा होगी, हल्की सी आंधी जिसे हम कहते हैं, वो किस पौधे की जड़ को उखाड़ फेंकेगी? जिसके ऊपर पानी दिया गया। जड़ किसकी कमजोर होगी? जिसके ऊपर पानी फेंका गया। और तूफान, बड़े से बड़े तूफान का सामना कौन करेगा? जिसके माली ने उसकी जड़ को स्ट्रॉन्ग किया। यह हकीकी बात है। कोई भी नहीं पकड़ता नर्व को, स्टूडेंट्स की नर्व को नहीं पकड़ता। आता डायरेक्ट यहाँ पर, हाँ ट्रिक्स नहीं, मैं कोई जुगलर नहीं हूँ, मदारी दिखाने वाला नहीं कि आपको मैं यहाँ पर ये दिखाऊं ट्रिक्स, ये दिस दैट ये वो। पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर मेरी डिफरेंट होगी, अमेजिंग होगी। और लास्ट में मैं तकरीबन 30 से 40 वीडियोस के बाद बताऊंगा कि आप इन सब चीज़ों को कहाँ से करें। वैसे तो आपको हर एक बुक से मिल जाएंगी ये चीज़ें, लेकिन जो मैं चीज़ें करवाऊंगा वो कहीं से नहीं मिलेंगी। मेरी अपनी रिसर्च है और मैं उन मालियों में से, उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो आपके ऊपर आके पानी फेंक के चले जाएं, जहाँ मर्जी जाए, भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब, टीचर को क्या, दोबारा आएंगे तो मेरे पास ही ना। जिस तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बात हो रही थी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की, और बात हो रही थी टीचर्स की, कि दो तरह के टीचर्स होते हैं। जो आप पौधे होते हैं, ऊपर पानी डाल देते हैं, उनकी जड़ कमजोर होती है, थोड़ी सी हवा से उनकी जड़ उखड़ जाती है या वो लेट जाती है। तो ये जो बेटा इंग्लिश ग्रामर है ना, जड़ अल्फाबेटों से आपको स्टार्ट की है, टेंसेस तक लेकर जाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन टैग, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन टैग आपने आज तक नहीं सुना होगा। नाउन प्रोनाउन जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, चैलेंज तो नहीं कर रहा मैं आपको, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा पाकिस्तान में। और ये अपनी नवीयत, आप एक ही चैनल है जो कि है GEL इंग्लिश ग्रामर पाकिस्तान, और इसको लोग देखकर, टीचर्स खासतौर पर बहुत सारी वीडियोस जो होंगी इसी से बेस बनाएंगे, लेकिन होंगी किससे देखकर? मुझे देखकर। और मुझे खुशी है, चले नॉलेज जो है वो अपना इंप्रूव तो करेंगे ना अपने आप को। एटलीस्ट आप लोगों तक, अगर मैं, कुछ लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचती हैं, कुछ तक नहीं पहुंचती, तो टीचर को अगर देख लेता वो दूसरे स्टूडेंट्स तक नॉलेज तो इंग्लिश का सही ग्रामर में शेयर करेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस है। पहले हम किसको उठाएंगे, किस टॉपिक को? वो हमारे पास होगा दिस। तो हम यूज करते हैं, पहला यूज पढ़ते हैं दिस का, दिस। अब दिस कहां पर इस्तेमाल होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने शॉर्ट वीडियो, क्योंकि आपने YouTube पे देखना होता है,
तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियोस 20-25 मिनट्स में क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वर्बलिंग की डेफिनेशन आपको बताता जाऊंगा, जो बुक मेरी आई है उसमें सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी वो दे रहा आपने लिखना है दिस इज यूज्ड। अब ये नहीं कहना कि ये दिस जो है कॉमर्स के अंदर, दिस को यूज किया जाता है किसके लिए? न्यू थिंग के लिए, न्यू थिंग के इंट्रोडक्शन के लिए, न्यू इंफॉर्मेशन के लिए। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर मैंने जैसे इसका इस्तेमाल आपको एग्जांपल देनी है और बता देना है, डेफिनेशन आपने खुद लिख लेनी है। दिस होता है किसी भी नई चीज की मालूमात के लिए, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट देखते हैं कि दिस, अब यहाँ पर आपने बचपन में कैसे पढ़ा होगा 4-5 क्लास में या 6 क्लास में, टेबल पे ऐसे लिखा होता है, चेयर पे ऐसे लिखा होता है, कॉपी पे, ये छोटे बच्चों का। तो स्टार्ट कहाँ से होता है वो? दिस इज अ टेबल, this is a table, this is a ये क्या है? ये तो आप सब लोगों को पता है। दिस का यूज हम बस एक ही जगह पे करते हैं एज अ सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का पता आपको, इंट्रोड्यूस करवाना किसी चीज को। तो अगर हमने इंट्रोडक्शन करवाना हो नई चीज का तो हम क्या यूज करते हैं? दिस। एक और बात बता दूं यहाँ पर, ये दिस लिविंग और ह्यूमन बीइंग्स के साथ इस्तेमाल होता है। एक एग्जांपल दिया देता हूँ आपको यहाँ पर, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है who stolen my pen, who stolen my pen, ये वो लड़का है। अब देखिए दिस क्या है, दिस क्या है? सब्जेक्ट है। ये वो लड़का है, ये वो लड़का है, इंडिकेट कर, लेकिन है सब्जेक्ट। दिस इज द बॉय, कौन लड़का? वो। होप सो कि आपको दिस के बारे में ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड वन है हमारे पास, वो है इट, यूज ऑफ इट। इट का यूज ऑफ हमने पढ़ना है कि इट का हम इस्तेमाल होता है। तो इसकी डेफिनेशन में आपको लिखवा रहा हूं, पहले वो लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए इट की डेफिनेशन क्या होगी। जब हम कोई भी ऐसे लिखते हैं नई चीज पे, उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, जैसे हमने लिखा ऐसे जो इससे पहले मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ कॉ, दिस इज द बॉय। वो हमने नई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी, इंट्रोडक्शन करवाया। उसी इंफॉर्मेशन, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो वो किस में होते हैं? इट में लिखे होते हैं। ये न्यू इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जिस तरह से आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल थोड़ी सी इससे इररिलेवेंट दे रहा हूँ लेकिन है सही। ऐसे हम लिखते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह में, तो हम स्टार्ट में लिखते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह वाज बॉर्न। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? ही क्या है? प्रोनाउन। क्योंकि अगर हर जगह पे हम नाउन यूज करेंगे तो ऐसे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, अजीब लगेगा। ऐसे ही दिस है, दिस ने इंट्रोडक्शन दे दिया, न्यू थिंग की इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद हमने क्या यूज करना है? उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, मजीद बताने के लिए क्या यूज करना है? इट। मैं पिछली एग्जांपल से कंटिन्यू करूंगा। जैसे हमने लिखा था, न्यू इंफॉर्मेशन हमने दी, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बच्चों वाला ऐसे, लेकिन सेंटेंसेस होते हैं सारे ऐसे। अब यहाँ पर मैं इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक, ये काला है, इट्स कलर इज ब्लैक लिख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट मैं सेंटेंस लिखता हूं, इट हैज 4 legs, इट हैज 4 legs, इसकी 4 टांगे हैं। दूसरी जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, दिस इज अ, ये गाय है। सेकंड इसका क्या है? कैरी करना है इस इंफॉर्मेशन को हमने, इट्स कलर, यहां पर लिख देते हैं इट्स कलर इज ब्लैक, इसका रंग कैसा है? काला है, ये काले रंग की है। और इसकी भी 4 टांगे हैं। इट हैज 4 legs, इट हैज 4 legs, इसकी 4 टांगे हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया इट का। इट के कुछ और यूजेज भी हैं, जैसा कि हम इट को टाइम बताने के लिए यूज करते हैं, डेज बताने के लिए यूज करते हैं।
लेकिन वो फिर किसी वीडियो में, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचाना है 25-30 मिनट्स की वीडियो। तो हमारे पास इट हो गया है, दिस भी हो गया, इट भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक फाइनल, जो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया था, वो क्या था? वो था हमारे पास देयर। अब देयर आपको बताया था मैंने डेफिनेशन लिख ली कि कोई भी फिक्रा, उर्दू का कोई भी फिक्रा जिसमें हमें समझ में ना आए कि हम सब्जेक्ट किसको बनाएं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें पता ना चले, क्या पता ना चले कि हम सब्जेक्ट किसको बनाएं, उसमें हम देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और वो मीनिंगलेस होता है। कैसे? पीछे प्रीवियस एग्जांपल में से पीछे मैंने आपको दी थी कि एक बादशाह था, देयर वाज अ किंग। जंगल में एक लकड़हारा रहता था, देयर लिव्ड अ वुडकटर इन अ फॉरेस्ट, जंगल एटसेट्रा। कमरे में 20 लड़के हैं, देयर आर 20 बॉयज इन द रूम। बाहर गली में एक लड़की खड़ी है, देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड और इन द स्ट्रीट, देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। गली में एक लड़की खड़ी है। अब देयर 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 आ रहा है लेकिन मीनिंग नहीं दे रहा। उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। सारी सेंटेंस में एक दो यहां पर लिख देता हूं। कमरे में 20 लड़के हैं, बस एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा। कमरे में 20 लड़के हैं। There are 20 boys in the room. There are 20 boys in the room. There are 20 boys in the room. कमरे में 20 लड़के हैं। उसके बाद सेकंड, जंगल में एक लकड़हारा रहता था। उर्दू मैंने आपको वर्बली बता दी है। There lived woodcutter. There lived a woodcutter in a jungle. Forest. फॉरेस्ट भी कह सकते हैं आप, इसे जंगल भी कह सकते हैं आप, इसे वुड्स भी कह सकते हैं। वुड्स भी होता है। ये किसके और टॉपिक के एक वर्ड के इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट एक्सचेंज वर्ड्स की होते हैं। ये आपको फिर किस दिन मैं इसके बारे में वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, क्योंकि जिस दिन मतलब ये है कि टॉपिक्स हम इसी तरह से कैरी करते रहेंगे, लेकिन बीच में एक 5-10 मिनट की ऐसी वीडियो जो इंटरेस्टिंग हो और आपके लिए न्यू इंफॉर्मेशन लेकर आए। तो जनाब यहाँ तक जो बात थी हमारी पहले लेक्चर से, अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड्स, याद सारा कुछ पढ़ लिया हमने? नहीं, सब्जेक्ट पढ़ा है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में मतलब हमने स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब। सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या पढ़ना है? वर्ब। और वर्ब से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वर्ब से पहले एक छोटा सा टॉपिक है। उस टॉपिक को मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। छोटा सा टॉपिक है, सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अब हमने क्या पढ़ना है? वर्ब। वर्ब एक काफी वसी चैप्टर है, वसी हमारा बेटा टॉपिक है, लेकिन जो OW मैंने आपको बताया ना, वो आपको खटक रहा होगा। वो टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, पहले वो समझा रहा हूँ, उसके बाद वर्ब स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ये 2 से 3 वीडियो में चला जाए हमारा जो है वर्ब का पोर्शन। सो मैं फिर से लिख देता हूँ आपको। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, उसके बाद पढ़ा था वर्ब, उसके बाद पढ़ा था अदर वर्ड। इसी में से ये हमने पूरा कर लिया। लिविंग, नॉन लिविंग, नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हमने टॉपिक ये है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, मतलब इस पे ज़्यादा
टाइम लगेगा, मैं आपको चाहता हूँ पहले ये बताऊँ, उसके बाद हम लास्ट ये स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस वक्त हम किस चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं, OW पे। OW अदर वर्ड्स ये होता है, कंप्लीमेंट भी इसे कह सकते हैं और इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, दोनों तरह से होता है। अब आपको ये जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मैं, ये इन्फॉर्मेशन आज से पहले आपके पास ना थी, ना कभी आपने सोचते कैसे भी बताता हूँ सोचते। तो यहाँ पर सीखते सवाल, ये देखिए दो तरह के सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, वहां पर आपको बता दूंगा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स को यहाँ पर आपने किस में लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेंटेंस लिख रहा हूँ तो उनका लिंक्स आपस में करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कब होता है और अदर वर्ड्स कब होते हैं। यहां मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। अब यहां पर देखो आई क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, सबको पता है सब्जेक्ट है। ईट क्या है हमारे पास, वर्ब है। अब एक जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल है, और मैंगो क्या है, यहां पर अभी हमने ये क्लियर नहीं है, मेरी बात सुनिए गौर से कि आपका जो वर्ब है, आपका जो वर्ब है, वर्ब बोलते से आप लोग वर्ब बोलते हैं लेकिन वर्ब होता है, आपका जो वर्ब है, कोई भी काम होता है, एक्शन होता है, आपका जो वर्ब है उसका इंपैक्ट, IMPACT, इंपैक्ट का मतलब होता है असर। अगर सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है ईट, उसका इंपैक्ट, असर, कोई भी काम नजर आए होने वाले काम पे, तो हम उस लास्ट हिस्से को जिस पे असर नजर आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। फिर आप कह रहे होंगे अब ये सोच रहे होंगे कि क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर कर देता हूं मैं आपको। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं, 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा या मेरे पास वैसे का वैसे ही होगा, डेफिनेटली जो जो खा रहा हूं वो कम होता जा रहा है ना, खत्म होता जा रहा है, उसका असर, मैं जो वर्क क्या कर रहा हूं, ईट क्या है, वर्क मेरा काम है, और किस पे हो रहा है, मैंगो पे, उस पे असर नजर आ रहा है ना, नोट कर रहे हो, असर नजर आ रहा हो, तो हम उस आखिरी हिस्से को किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में लेके आ रहा हूं आपके सामने, आई गो टू बहावलपुर, आई गो टू बहावलपुर। अब देखें सेम सब्जेक्ट आ गया, गो हमारे पास क्या है, वर्ब है। अब यहां पर ये हमें नहीं पता भी कि बहावलपुर क्या है। सेम ऊपर वाली सिचुएशन को देखो कि ये जो हम वर्क कर रहे हैं इसका असर बहावलपुर पे नजर आएगा। लाइक सिंपली मैं बताता हूँ आपको कि मैं बहावलपुर गया हूँ, बहावलपुर वाइब्रेट होना शुरू हो गया, वैसा नहीं हो, लाखों आते हैं लाखों जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, गो टू लाहौर, आई गो टू लंदन, आई गो टू अमेरिका, आई गो टू दुबई, आई गो टू सऊदी अरेबिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब आप वहां पर जाते हैं तो वो क्या, उस पर फर्क पड़ता है, हिलता है, वो कांपना स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो जिस चीज पे इंपैक्ट ना पड़े, जिस चीज पे असर ना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स को इंग्लिश वाले क्या कहते हैं, जिस तरह से आप लोगों को स्टार्ट में मैंने लिखवाया है कॉम्प्लीमेंट बेटा, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड्स, मेरी आदत है अदर वर्ड्स लिखने की, क्यों, क्योंकि बेटा देखिए मेजॉरिटी में जो हमारे पास सेंटेंसेस में लास्ट पोर्शन आता है, वो खुद ही सोचिएगा कि अदर वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, कॉम्प्लीमेंट पर मुश्तमिल होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट बहुत कम यूज होते हैं, ये नहीं है बिल्कुल नहीं होते, लेकिन इनकी मिकदार कम है बानिस्बत किनके, अदर वर्ड्स के, या आप कह लेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के। अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा यूज होते हैं। आई गो देयर, अब देयर क्या है, वहां पर ऑब्जेक्ट है, मैं वहां गया, अब वहां जाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं, उसका असर हमें नजर नहीं आएगा। बट आई ईट, आई प्ले, इन चीजों का हमें असर क्या होता है, वो नजर आता है। आई राइट, आई एम राइटिंग,
अ लेटर। जाहिर सी बात है लेटर लिख रहे हैं 2 साल तो वो लिखा नहीं जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट उसका असर आ रहा है, जो लिखते जा रहे हैं वो एंड होता जा रहा है। तो ऐसी सारी चीजें क्या होती हैं ऑब्जेक्ट, और जिन पे हमें असर इम्पैक्ट नजर ना आए उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। जिन पे असर नजर आए वो ऑब्जेक्ट होता है, जिन पे ना नजर आए वो क्या होता है हमारे पास अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया? आज के बाद मैंने OW लिखा करना और आपको बताना नहीं कि क्या है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आपने मेरी पहली वीडियो देख ली नहीं है। मतलब जब मैंने लिखा था अदर वर्ड्स, यहाँ पर आज मैंने आपको प्रॉपर्ली इसके बारे में कंप्लीट समझा दिया है। तो हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो कौन सा है? वो हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? हेडिंग बनाया आपको। वर्ब क्या होता है? अब मैं आप लोगों से उल्टा पूछता हूँ कि वर्ब होता क्या है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब को हम कहते हैं, मैं इसकी थोड़ी सी गहराई में जा रहा हूँ। वर्ब क्या होता है? टेंस। टेंस के 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो किसमें होते हैं? वर्ब में। और वर्ब के 90% क्वेश्चन किसमें होते हैं? टेंस में। अक्सर आपने देखा होगा कि 9th 10th और फर्स्ट ईयर, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में एक पोर्शन आता है जिसमें आपको करेक्ट यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला पोर्शन आता है ना, वो किसमें से होता है? टेंसेस में। टेंसेस किसमें से आता है? वर्ब क्या होता है? टेंस क्या होता है? वर्ब। दोनों एक दूसरे में छुपे होते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। वर्ब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट टू कैटेगरीज में डिवाइड करें इसे। पहला जो है हमारे पास कहलाते हैं मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास कहलाती है वो कहलाती है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब आपको मैंने पहले बताया। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। आप लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मैंने एक्सिलरी वर्ब लिखा है। तो इन चीजों को आपने अच्छे से देख लेना है। एक एक करके दोनों की कांड के बारे में जानेंगे और इनकी डिटेल हमारे पास जो है काफी लॉन्ग चलेगी, इस वीडियो में नहीं पूरी आएगी, नेक्स्ट में आ जाए। शायद मैं थोड़ा सा क्लोज करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज लिखे जिससे आपको समझ आ जाए, दूसरी चीजें आप ऑटोमेटिकली समझ जाए। तो मेन वर्ब है हमारे पास। मेन वर्ब को 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेन वर्ब की जो काइंड है फर्स्ट, उसमें हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इसका बी पोर्शन है वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद हमारे पास सेकेंड काइंड है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। और इसकी सेकंड काइंड बी ऑप्शन में क्या आएगी? इररेगुलर। इररेगुलर वर्ब। थर्ड हमारे पास है फिनाइट वर्ब और बी ऑप्शन हमारे पास है इनफिनाइट। इनफिनाइट वर्ब। इसे एक और नाम भी दिया जाता है, वो भी मैं लिख देता हूं, नॉन फिनाइट। इसका बेटा मतलब एक ही होता है। इनफिनाइट कहें या नॉन फिनाइट कहें, इनका मीनिंग एक ही होगा। सो कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसको साइड पे हो रहा हूं कि आप इसको नोट करें। नोट करने के बाद हम एक्सिलरी वर्ब्स की काइंड की जानकारी हम जानेंगे। और आई थिंक कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।